तो हेलो जय हिंद दोस्तों। अब तक बायोलॉजी का वीडियो आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इतना इजी तरीके से, इतना सटीक तरीके से समझाऊंगा कि वीडियो देखते देखते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने सारे हिस्से को कवर करेंगे, यानी मेल पार्ट का पूरा क्लियर कर देंगे। ये बात आपको पता होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट पुष्प के भाग यानी पुष्प के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुंकेसर यानी मेल पार्ट को पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद फीमेल पार्ट को समझेंगे और दोनों में परागण कैसे होता है, अब परागण के बाद कैसे बीज का निर्माण होता है, एक बीजपत्री, दुई बीजपत्री, भ्रूण कैसे बनता है, फिर उसका बीज, फिर उसका फल कैसे बनता है, सब कुछ क्लियर करूंगा। यानी पूरा का पूरा, बस ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले पुष्प के भाग के बारे में समझे, उससे पहले थोड़ा सा प्लांट यानी पौधों के बारे में समझ लेते हैं 10 सेकंड। ठीक है, पौधे देखो 2 हिस्से में है। एक आइकलर नाम का वैज्ञानिक था, उसने पौधों को 2 हिस्सों में बांटा। दुनिया में ऐसे पौधे देखा उसने कि कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनमें बीज नहीं होता। ऐसे पौधे जिनमें बीज नहीं पाया जाता उन्हें बोला जाता है क्रिप्टोगैमस, जो कि तुम्हें इस सिलेबस में पढ़ना नहीं है, इसलिए यहां कट कर दिया हूं। ठीक है, और जिनमें बीज पाया जाता है, जैसे अमरूद खाते हो तो अमरूद में बीज निकलता है, अम्मा खाते हो तो अम्मा में बीज निकलता है, समझ रहे हो, बैर, जामुन, ये सब चीजों में। तो जिनमें बीज पाया जाता है उन्हें बोला जाता है फिनेरोगैमस। ठीक है, फिनेरोगैमस। अब इसको 2 हिस्सों में और बांट दिया। ठीक ना, जिनमें बीज पाए जा रहे थे उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक आवृत्त बीजी और दूसरा अनावृत्त बीजी। ये नाम सुना होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, अब तुम जो पढ़ रहे हो मेरे भाई, किसके बारे में पढ़ रहे हो? पुष्प के बारे में। तो जिन पौधों में, जिन पेड़ों में पुष्प यानी फूल खिलते हैं उन्हें बोला जाता है आवृत्त बीजी। और ऐसे पौधे भी होते हैं दुनिया में कि पेड़ तो है लेकिन फूल नहीं खिलता उसमें। बहुत सारे ऐसे पौधे देखा होगा, शो प्लांट, जिन्हें फूल नहीं खिलते, पत्तियां केवल होती है, फूल नहीं खिलते। ठीक है, बीज भी होते हैं लेकिन फूल नहीं खिलते, बीज होते हैं लेकिन फूल नहीं खिलते हैं, उन्हें अनावृत्त बीजी बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम बात किसकी कर रहे हो इस चैप्टर में जो तुम पढ़ रहे हो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कैसा पादप? पादप यानी पेड़, पादप यानी पौधा। कैसा पौधा? जिनमें पुष्प खिलते हो, जिनमें पुष्प खिलते हो। तो पुष्प किस में खिलते हैं बच्चा? पुष्प आवृत्त बीजी में खिलते हैं। इसका मतलब इस चैप्टर में तुम किस तरह के पौधे के बारे में बात कर रहे हो? आवृत्त बीजी पौधे के बारे में। किसके बारे में? आवृत्त बीजी पौधे के बारे में। फिर उसका लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जिसमें जनन करने के लिए, जनन का मतलब सेक्स करने के बाद जो तुम्हें आगे की संतति यानी आगे का संतान तुम्हारे जैसा जो पैदा होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। जब तुम अपने ही जैसे बच्चे को उत्पन्न करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करते हो? सेक्स करते हो। सेक्स के लिए क्या चाहिए? मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता पड़े रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। समझ आई मेरी बातें? जिनमें मेल फीमेल की जरूरत ना पड़े वो अलैंगिक जनन है। इतना तो समझ आ गया। पौधों में भी मेल फीमेल होते हैं। पौधों में भी क्या होते हैं बच्चा? मेल होता है। ये देखो लड़का है और ये देखो लड़की है, फीमेल। समझ आई मेरी बातें? पुष्प में भी। अब वो कहां है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं पुष्प के भाग के बारे में। ठीक है, जैसे यहां पे एक फूल देख सकते हो, गुड़हल का फूल है। ठीक ना, गुड़हल के फूल में अगर यहां पे डंडी जो दिख रहा है, ये वाला डंडी, जिसे तुम पकड़ के आई लव यू बोलते हो, आई लव यू सोना, आई लव यू बाबू, जो भी, ठीक ना, जिन्हें पकड़ करके आप आई लव यू बोलते हो, ये जो होता है इसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है पुष्प वृंत। अंग्रेजी में बोलते हैं पेडिकल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पुष्प वृंत अंग्रेजी में पेडिकल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलूंगा यहां पे, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये फूल जो है किस पे बैठा हुआ है? तो यहां पे मोटी सी डंठल दिख रही है, हरे रंग की दिख रहा है यहां पे, ये मोटी सी, जिसमें बैठते कहते हैं ना, आप अपना आसन ग्रहण कर लीजिए, जिसे कहते हैं पुष्प आसन। जिसपे पुष्प बैठा है उसे पुष्प आसन कहेंगे। यहां पे देखो इतना लाल हिस्सा मैं बना दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा जो है इसका क्या है? पुष्प आसन है, जिसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पुष्पासन, जिसे थैलेमस भी कहते हैं आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ध्यान से समझना। अब यहां तक क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा बगल में जो हरे रंग का दिख रहा है, ये वाला, ए ऐसा 2 ठो यहां दिख रहा है, लेकिन 2 से अधिक हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। अब ये जो हरा वाला हिस्सा है नीचे जो ऐसे करके ऐसे फैला हुआ है, इस हरे वाले हिस्से को बोला जाता है, ध्यान से समझना, पुष्प के बाहर है इसलिए इसे बोला गया बाह्य। बाह्य मतलब बाहर। ठीक है, अब दल, ठीक है ना, बाह्य दल बोलते हैं। अकेला रहेगा तो बाह्य दल, इस तरह का अकेला रहेगा तो बाह्य दल। और इसको सबको मिला के बोला जाए, सबको मिला के जो बोला जाए तो बाह्य दल पुंज बोलेंगे। पुंज शब्द का अर्थ होता है समूह, समूह। ठीक है, पुंज शब्द का अर्थ क्या होता है? समूह। समूह, जैसे एक ठो लड़का खड़ा है तो कहते हैं अकेला है, अब बहुत सारे हो गए तो कहते हैं भीड़ हो गए, भीड़।
बहुत लोगों का भीड़। उसी तरह पुंज का मतलब बहुत सारा इस तरह से बाह्यदल हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चा? बाह्यदल पुंज। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो पंखुड़ियां दिख रही हैं, इन्हें एक पंखुड़ी तोड़ के तुम्हें दूं, एक पंखुड़ी तोड़ के तुम्हें दूं, तो इसे केवल दल बोलना। क्या बोलना? दल। और बहुत सारी पंखुड़ियों को बात कर दूं तो पुंज लगा देना, क्या हो जाएगा? दल पुंज। ठीक है, एक पंखुड़ी रहे तो ध्यान से समझना, एक पंखुड़ी की बात करो तो एक पंखुड़ी की बात करूं तो क्या बोलोगे? दल बोलोगे। दल यानी अंग्रेजी में इसे पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? पेटल कहते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी पंखुड़ियों की बात करूं, टोटल की बात करूं, तो उसे अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और हिंदी में बस पुंज लगा देना। क्या लगा देना? पुंज। चलो, इतनी बात तो समझ आ गई। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने दो लोगों का इस्तेमाल किया। अभी इस डंठल को छोड़ दो, जिसे पकड़ के आई लव यू बोलते उसे छोड़ दो, बस दो लोगों को ध्यान से देखो। ये क्या है? बाह्यदल और यह दल। ठीक है, ये बाह्यदल पुंज है और ये दल पुंज। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बाह्यदल और ये दलपुंज। ठीक है, ये बाह्यदल पुंज, ये दलपुंज। अब इन दोनों का काम क्या होता है, ध्यान से समझो। इसे सहायक पत्र कहते हैं। अब सहायक पत्र का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे कोई भी लड़की जब श्रृंगार पटार करती है, जब लिपस्टिक लगाती है, काजल लगाती है, तो क्यों लगाती है? ताकि लड़के आकर्षित हो, लड़के ताकि लड़के आकर्षित होंगे तो कहने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो प्यार बढ़ेगा, प्यार होगा तो फिर शादी होगा, शादी हो जाएगा, फिर उसके बाद ललना पैदा होगा। कहने का मतलब पूरा खेल लिपस्टिक काजल निपटा देता है। तो कहने का मतलब लिपस्टिक काजल ये सब क्या कर रहा है? सहायकता का काम कर रहा है, उस लड़के को करीब लाने के लिए सहायता कर रहा है। उसी तरह यहां पेड़ पौधों में क्या होता है? ये लड़का है, ये लड़का है और ये लड़की है। ठीक ना? अब लड़के के अंदर ध्यान से समझो, इस लड़के के अंदर छोटे छोटे होते हैं परागकण। इस परागकण को यहां से यहां तक ले जाना है तो अपने से तो चल के जाएगा नहीं, अपने से तो चल के जाएगा नहीं। इसलिए यहां पे भंवर मधुमक्खी जो होते हैं, भंवर मधुमक्खियों को अपने तरफ बुलाना है, भंवर और मधुमक्खी को अपनी तरफ बुलाना है। तो ये पंखुड़ियां ज्यादातर फूलों में देखते होंगे। इन पंखुड़ियों के रंग बिरंगी होने का कारण क्या होता है? इन पंखुड़ियों के रंग बिरंगी होने का कारण यह होता है कि इनको देख करके भंवर मधुमक्खी कीट पतंगे अपनी तरफ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन? इनके कलर। समझ आई मेरी बातें? ये पंखुड़ियां रंग बिरंगी होने का मेन कारण यह है कि भंवर मधुमक्खियों को अपनी ओर क्या करते हैं? कलरफुल होने की वजह से आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से भंवर मधुमक्खी ये सब क्या करते हैं? आकर्षित होते हैं इसके नजदीक। अब एक और बात, इनमें सुगंध भी होता है। कभी कभी सूंघा होगा पंखुड़ियों को, तो उनमें बहुत अच्छा स्मेल आता है। तो स्मेल भी क्या करता है? भंवर मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका काम तो समझ आ गया। यानी कुल मिलाकर के भंवर मधुमक्खियों को आकर्षित करेगा तो यहां पे बैठेंगे, बैठ करके इधर उधर करेंगे, जिसकी वजह से उनके पैरों पे परागकण चिपकेगा, चिपक करके यहां पहुंचेगा। समझ आई मेरी बातें? वो तो आगे की बात है, अभी इतना समझो। यहां तक क्लियर हुआ? मजा आया? मजा आया ना? एक एक हिस्सा बताऊंगा जो तुम्हें कोई नहीं बताया होगा। 100% यहां तक समझ आया? अब तुम्हारे को समझ आ रहा होगा कि नीचे वाले का काम क्या है, ये कैसे सहायता करता है। अगर फूल खिलेगा ही नहीं, फूल बनेगा ही नहीं, तो ना तो मेल पार्ट बनेगा ना तो फीमेल पार्ट बनेगा। यानी फूल की वृद्धि कराने के लिए क्या चाहिए? फूल की वृद्धि कराने के लिए क्या चाहिए? फूल को पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, भोजन चाहिए। तो ये जो होता है ना हरा वाला फूल, जब छोटा रहता है ना तो फूल को ढक के रखता है। फूल को क्या करता है? हरा वाला ढक के रखता है, ऊपर ऊपर देखते होगे। तो वो हरा वाला हिस्सा जो होता है प्रकाश संश्लेषण के जरिए इस फूलों को भोजन देता है, जिससे फूल बड़ा हो जाए। अब यहां तक समझ आया या नहीं? क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब इतनी बात समझ आ गई तो अब आती बारी अंदर की। तो अंदर में तुम्हें अगर ध्यान से देखो तो यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा होगा? अंदर में भैया अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इस तरह से चीजें दिख रही है ऐसी, इसे बोला जाता है पुंकेसर। पूरे की बात करूं, अगर पूरे की बात करूं, इस तरह से जो आपको दिख रहा है, इस तरह से इस पूरे की बात करूं, टोटल की अगर बात करूं तो टोटल को पुंकेसर बोलोगे। क्या बोलोगे? पुंकेसर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, टोटल की बात करूं, इस टोटल की तीसरे बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे बच्चा? पुंकेसर। लेकिन आपने सुना होगा पुंकेसर के साथ साथ एक और नाम आता है, पुमंग। ये पुमंग क्या है? यही पुंकेसर जो एक ठो को नोच दें, एक ठो को नोच के यहां पे ले आए तो इसको बोले पुंकेसर। और इन्हीं में से एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो सब नोच के एक ही जगह पे रख दें, एक ही जगह पे रख दें, बहुत सारा एक ही जगह पे रख दें, तो टोटल को बोला जाता है पुमंग। पुमंग भी कुछ और नहीं, मेल पार्ट ही है, मेल पार्ट ही है। समझ आई मेरी बातें? बहुत सारे की बात करूं तो पुमंग, और एक ठो की बात करूं तो पुंकेसर। तो हम तो एक ही की बात करेंगे ना, एक ही साथ बहुत की क्यों बात करेंगे? एक ही की बात करेंगे ना, एक ही की। ठीक है, तो एक अकेले को क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। यहां तक समझ आए? अब पुंकेसर में दो हिस्सा होता है। पुंकेसर में कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं। ये जो आपको फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश अंग्रेजी में एंथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथर। यहां तक क्लियर हुआ? यहां पे आप देख सकते हैं बना हुआ है। ठीक है, इसे अगर मैं जूम करूं थोड़ा तो
तो यहां पे अगर आप देखें तो ये जो गोल वाला हिस्सा है इसे बोला जा रहा है परागकोश एंथर, ठीक है। अब इसी के अंदर परागकण मिलते हैं, देखो लिखा है ना, परागकण बनाने वाला भाग है, इसी के अंदर परागकण बनेगा, इसी के अंदर क्या बनेगा, परागकण, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। यहां तक समझ आया? पूरा खेल देखो परागकण का है, परागकण बनेगा, जैसे हम लोग लड़के हैं तो हम लोग के अंदर स्पर्म बनता है, क्या बनता है, स्पर्म, जानते हो ना, हमारे अंदर क्या बनता है लड़कों में, स्पर्म, और लड़कियों में क्या होता है, ओवम। ये दोनों जब जाके टकराता है किसके दौरान, सेक्स के बाद, जब सेक्स करता है लड़का लड़की, तो जब ये दो टकराएगा तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, निषेचन होगा, समझ रहे हो। उसके बाद क्या होगा, ये टकराने के बाद क्या होगा, जाइगोट, एम्ब्रॉय, फिर उसके बाद क्या होगा, 9 महीना बाद ललना पैदा होगा। उसी तरह पेड़ पौधों में क्या होता है, पुष्प में ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट के अंदर क्या होगा, छोटा 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 छोटा, इस तरह से छोटा छोटा क्या बनेगा बच्चा, इसके अंदर छोटा 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 क्या होता है, परागकण बनता है, ठीक है। यही परागकण जब फीमेल पार्ट पे बैठेगा, इसके ये जो थोबर जैसा मुंह जैसा दिख रहा है ना ऊपर में, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक ना, आगे समझेंगे, पहले मेल पार्ट को पूरा समझा दूंगा फिर आगे समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यही परागकण जब यहां जाके बैठेगा ना बाबू, तो यही परागकण के अंदर से जो मेल पार्ट होता है, मेल गैमेट जिसे नर युग्मक कहते हैं, वो यहां अंदर जा करके जो बीजांड है, बीजांड के अंदर मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक से मिल करके भीड़ करके तब बीज बनाता है, समझ है, और वही बीज जाकर के आगे पुष्प बनता है, समझ है मेरी बातें। पेड़ पौधों का पेड़, बीज से पेड़, फिर उसे पुष्प, क्लियर हुआ, ये प्रक्रिया चलती रहती है। आते हैं अपने मुद्दे पे, तो ये गोल वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, परागकोश बोलेंगे। और ये डंठल जो दिख रहा है, जिसपे ये लटका हुआ है गोल वाला हिस्सा, जिसपे जैसे मान लो ये डंठल है, ये परागकोश है गोला वाला, तो इसे उठा करके रखा है ना, तो इस डंठल को बोला जाता है पुतंतु, क्या बोला जाता है, पुतंतु, या फिर परागसूत्र भी कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, फिलामेंट। यहां तक समझ आई मेरी बातें, यहां तक समझ आया। और ये जो होता है बीच वाला, इसे बोलते हैं फीमेल पार्ट, इसे क्या बोलते हैं बच्चा, फीमेल पार्ट बोलते हैं। स्त्री केसर, यहां पे लिखा है ना स्त्री केसर, ठीक ना, स्त्री केसर यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको अच्छे से, यही वाला होता है, ठीक ना, यही स्त्री केसर। ऊपर में जो थोबर की तरह दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, ऊपर में जो जैसे नहीं होता है, गुस्सा आ जाता है तो कौन ऐसे मुंह फुला लेता है, थोबर, उसी तरह से जो एकदम थोबर की तरह दिख रहा है, एकदम ऐसे जैसे मुंह फुला लिया हो, ठीक ना, एकदम मुंह फुला लिया हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे मुंह फुला लिया हो, ये थोबर की तरह, इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र, इसे क्या बोला जाता है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, समझ आया। वो जो लड़कवा वाले के अंदर ये परागकण है ना, ये परागकण, यही परागकण जब यहां से उड़ करके इसके ऊपर आके बैठता है ना, तो इसी प्रोसेस को परागण कहते हैं। पूछा भी जाता है परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण, पर परागण क्या होता है, तो आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हल्का हल्का हिंट लेते जाओ, ठीक है, तुम्हारे नस में ऐसा फिट होगा ना कि भूलोगे ही नहीं, सही मेरी बातें। तो यहां तक समझ आया, जिसपे परागकण आकर के बैठता है उसे वर्तिकाग्र, स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये जो पतली सी पाइप की तरह दिख रही है, इसे बोला जाता है वर्तिका, यानी स्टाइल बोला जाता है, वर्तिका स्टाइल, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक लोटा की तरह दिख रहा होगा हिस्सा, ये जो लोटा की तरह दिख रहा है उसे बोला जाता है अंडाशय, जो लोटा की तरह दिख रहा है उसे बोला जाता है अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड, ये पूरा हिस्सा क्या है, बीजांड है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं पूरी तरह से मेल पार्ट को समझने, जैसा कि मैंने बता दिया, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मेल पार्ट का पूरा तहस नहस कर देंगे, यानी मेल पार्ट का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, पुंकेसर की, तो याद है ना, बहुत सारे रहेंगे तो पुमंग, और अकेला रहेगा तो पुंकेसर। पुंकेसर कैसा दिखता है बच्चा, कुछ इस तरह से। तो पुंकेसर कैसा दिखेगा बच्चा, कुछ इस तरह का। ये पूरा हिस्सा क्या है, पुंकेसर है, ये पूरा हिस्सा पुंकेसर। अगर केवल इतने की बात करूं, जो मोटा सा निकला हुआ दिख रहा है, मोटा सा, इसको पराग कोष कहेंगे, पराग कोष यानी एंथर बोलेंगे, समझ आए मेरी बातें। और इस पतली सी डंठल को बोलेंगे पु तंतु बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, ठीक ना। पुंकेसर को स्टेमन कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ याद रखना, बीच बीच में ना मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखाते जाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि मैं भरोसा रखता हूं डेफिनेशन रटाने से ज्यादा सिखाने पे, ठीक ना। तो पूरा सिखाते जाऊंगा और यहाँ पे डेफिनेशन दिखता जाएगा बीच बीच में, ठीक ना, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है। एडिटिंग के समय मैं डेफिनेशन लगा दूंगा। अब ध्यान से समझो, ये बात तो समझ आ गया। अब क्या है कि जब इतना हम समझ लेते हैं, तो अब इसको थोड़ा सा, साइंटिस्ट लोग सोचते हैं, भैया जनबे करते हो साइंटिस्ट लोग का दिमाग हमेशा वो खखोर खखोर के देखना चाहते कि अंदर का है। तो सोचा कि ये जो दिख रहा है, ध्यान से जब देखा वैज्ञानिक, जब वैज्ञानिक लोग ध्यान से देखा इसको, तो उन्होंने कुछ नोटिस किया।
उन्होंने जब ध्यान से देखा तो यहां पे दो सेक्शन दिखा। दो सेक्शन का मतलब दो पाली, एक पाली इधर एक पाली इधर, दो लोग दिख रहे हैं ना, एक हिस्सा इधर दिख रहा है और एक हिस्सा इधर दिख रहा है, बीच में ये बॉर्डर है, बीच में बॉर्डर है। तो इसको बोला जाएगा फर्स्ट पाली, अंग्रेजी में लोब बोलते हैं, लोग नहीं लोब, ठीक है। और इसे द्वितीय पाली, सेकंड पाली, जिसे सेकंड लोब बोलते हैं, ठीक है। यानी एक अकेले परागकोश में कितनी पाली होती है, कितनी पाली संरचना होती है? दो पाली संरचना होती है, एक और एक दो, ठीक ना। यानी नोट करके क्या लिख सकते हो कि पराग कोश द्विपालित संरचना होती है, ठीक ना। परागकोश कैसी संरचना होती है? द्विपालित संरचना होती है। अब साइंटिस्ट के मन में क्या हुआ कि वो सोचे कि और खखोर के देखते हैं, इसको काट के देख लेते हैं, इसको काट के देखते हैं काटने के बाद कैसा दिखेगा। तो जब साइंटिस्ट लोग काटे भैया, तो काटने के बाद ऐसा दिखने लगा। आप बुक में भी देखोगे एनसीईआरटी में, तो आपको ऐसा दिखेगा जैसा मैं बना रहा हूं। काटने के बाद ऐसा दिखा, तो उनको दो ठो छेदा दिखा, एक छेदा अंदरे एक छेदा इधर, दो ठो छेदा दिखा। तो उन्होंने सोचा अच्छा दो पाली है ना, इसलिए दो छेदा दिख रहा है। लेकिन फिर क्या सोचा कि नहीं इसे और जूम करके देखते हैं, और जूम करके देखते हैं। और ज्यादा जब जूम करके देखा भैया, जब इसको और ज्यादा जूम करके देखा तो गजब खतरनाक चीज दिखा। जब और ज्यादा जूम करके देखा तो इसमें दो नहीं बल्कि इस तरह से चार पाली दिख रहा था, एक दो तीन चार, ऐसा छेदा दो ठो नहीं बल्कि एक दो तीन चार ठो दिख रहा था। और ज्यादा जूम किया तो दो ठो इधर दिखने लगा, यानी चार छेदा दिखने लगा, चार पाली दिखने लगा, चार सेक्शन दिखने लगा, ठीक है। चार सेक्शन दिखने लगा इस तरह से काटने के बाद, ठीक ना। काटने के बाद भैया बहुत जूम करने के बाद कुछ इस तरह से चार सेक्शन दिखने लगा। और इस चार सेक्शन जो दिखा, ये जो चार सेक्शन दिखा, इसका नाम दे दिया लघु बीजाणु धानी। ये जो चार सेक्शन दिखा, एक सेक्शन यहां, एक सेक्शन यहां, एक सेक्शन यहां, एक सेक्शन यहां, ये मत समझ लेना कि 8 ठो है, चार ऊपर चार नीचे, नहीं भाई। काटोगे तो ये वाला हिस्सा यहां होगा, ये वाला हिस्सा यहां होगा ना, समझ लो ना। काटने के बाद तो यही होगा ना, काटने के बाद तो ऐसा ही दिखेगा ना भाई, समझ है मेरी बातें। तो कितने सेक्शन दिखे भाई? चार सेक्शन दिखा, ठीक ना। कट करने के बाद कितना सेक्शन दिखा? चार सेक्शन दिखा। जब चार सेक्शन दिखा तो इसको नाम दे दिया इसने लघु बीजाणु धानी बोला गया। इन चारों सेक्शन को क्या बोला गया? लघु बीजाणु धानी। तो फिर से एक नोटिस पॉइंट मिल गया, फिर से क्या एक नोटिस पॉइंट मिल गया कि एक पराग कोश में, एक अकेले पराग कोश में, किसमें? एक पराग कोश के अंदर कितने? चार लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। अब वैज्ञानिक को कहां चैन मिलने वाला था? उनको तो चुल्ल मचा हुआ है और खखोर के देखने का, और अंदर जाके देखने का। जब देखा इसको सेक्शन और देखा तो 4 सेक्शन दिखा, ठीक है, जिसे लघु बीजाणु नाम दिया उसने। अब चारों ही लघु बीजाणु है तो सब सेम होगा, इसके अंदर जो होगा वो भी इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर सबके अंदर सेम होगा। तो अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि थोड़ा सा और खखोर के देखते हैं, और ज्यादा अंदर जूम करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे ध्यान से देखो, जब इसको जूम करके देखा गया, अब यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक ना। जब इसको जूम करके देखा गया, ध्यान से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? लघु बीजाणु धानी की। किसके? लघु बीजाणु धानी की। अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक ना। अब हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणु धानी की, ठीक है। तो जब लघु बीजाणु धानी को और ज्यादा जूम करके देखा गया, बुक में देखोगे तो इस तरह से संरचना बनेगा, ठीक ना। एक सेक्शन, एक यहां लघु बीजाणु धानी है, एक यहां है, और एक यहां दिखेगा, एक यहां, कुछ ऐसे बनाओगे ऐसे, तो एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक यहां। एनसीईआरटी में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक ना। तो अब चारों लघु बीजाणु धानी ही है, तो किसी एक के बारे में जान लेंगे तो समझ लो चारों के बारे में जान लिया, क्योंकि है तो सेम, ठीक है। तो किसी एक के बारे में हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से बड़ी गहराई से जानना, ठीक है, कि उन्होंने क्या ध्यान दिया। अब जब इसको लघु बीजाणु धानी को जूम करके देखा गया तो ऊपर में एक बहुत मोटी सी परत दिखी, एक लेयर, ऊपर में एक बहुत मोटी सी लेयर दिखी, परत दिखी।
और इस लेयर को बोला गया कि बाहर मोटी सी कठोर परत थी जो कि सुरक्षा प्रदान कर रही थी किसकी, लघु बीजाणु धानी की, जो कि इसके अंदर छोटे छोटे आने वाले कल में परागकण बनेंगे, ठीक ना, इसी के अंदर बनता है, ठीक है। तो इसकी सुरक्षा कर रहा था बाहर वाला कवर। जब जूम करके देखा तो बाहर में कवर दिखा, किसके कवर दिखा, किसके बाहर में कवर दिखा भैया, किसके बाहर में कवर दिखा, ए लघु बीजाणु धानी के, ठीक ना। अब बाहर में एक कवर दिख, बाहर में एक लेयर दिखा, परत दिखा, इसे बोला गया बाह्य, इसे बोला गया बाह्य त्वचा बोला गया, या बाह्य अस्तर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे क्या बोला गया, बाह्य त्वचा। और ये जो परत है एक अस्तर का होता है, एक अस्तर का मतलब होता है ये एक लेयर का है, केवल एक अस्तरीय होता है, ठीक है। फिर थोड़ा और देखा गया जब अंदर जाके तो एक और लेयर दिखा, एक और लेयर दिखा भैया। जब अंदर जाके थोड़ा सा और देखा गया डिटेल में तो एक अस्तर और दिखा। इसको पूरा पहले डिटेल में समझ लो, फिर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाऊंगा मैं, ठीक ना। एक और लेयर दिखा गया। अब ये क्या था, अंदर था, इसलिए इसे बोला गया अंतस त्वचा बोला गया, ठीक है। ये भी एक अस्तर का होता है, एक भी एक अस्तर का होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। फिर थोड़ा सा और अंदर गया, सबका काम बताऊंगा क्या क्या है, पहले आप समझो, ठीक है। थोड़ा सा और अंदर गए तो एक और अस्तर दिखा, एक और लेयर दिखा। और ये जो अंदर वाला लेयर दिख रहा है ये किसी किसी लघु बीजाणु धानी में एक स्तरीय था और किसी लघु बीजाणु में दो स्तरीय भी था, दो स्तरीय भी हो सकता था, किसी में एक भी हो सकता था, और किसी में तीन स्तरीय भी हो सकता था। कितना, तीन स्तर वाला। अब आप कहोगे सर यानी एक से लेके तीन स्तर तक हो सकता है ए वाला, और इसका नाम दिया गया मिडिल लेयर, जिसे हम लोग मध्य स्तर या मध्य त्वचा कहते हैं, ठीक है। ये एक से तीन स्तरीय हो सकता है, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में दो भी हो सकता है, किसी में तीन। यानी कई बुक में देखोगे तो ये तीन स्तर का भी बनाया हुआ दिख सकता है, दो स्तर का भी बनाया हुआ दिख सकता है, एक स्तर का भी बनाया हुआ दिख सकता है, मध्य त्वचा। लेकिन याद रखना पूरा डिटेल सीखना है, तुम किसी से भी पूछ के देख लेना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना डिटेल बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना, कि तीन स्तरीय होता है। सबका काम भी बताऊंगा क्या है, पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक ना। क्योंकि जब परागकण जब बाहर निकलता है तो होता है ना कि परागकोश का स्फुटन होता है, फटता है, तो उन सब में ये सब लेयर काम आएंगे, बताऊंगा मैं क्या है काम। अब इसके बाद एक और लेयर आता है, ये आखिरी है भैया, यही तो सबसे मेन है, आखिरी वाला। और जो आखिरी लेयर होता है, इस आखिरी लेयर को बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा योगदान है परागकण बनाने में। ये टैपिटम है, ठीक ना, ये टैपिटम है, ठीक ना। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम का बहुत बड़ा काम होता है। टैपिटम पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है, भोजन देता है, किसको, मैं बताता हूं। अब इसके अंदर क्या मिलेगा, इतना तो बता दिया। अभी सबसे पहले हम टैपिटम के काम के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, हर एक चीज कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा है अचानक कौन चीज कहां से आ गया, ऐसा तो फील नहीं हो रहा है ना। मजा आएगा, बताया ना मैंने कि मैं कोई भी चीज अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, और नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं बायोलॉजी पे हाथ लगा दिया हूं तो बहुत खतरनाक जाने वाला है, चिंता मत करो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो अंदर में क्या मिलेगा। अंदर में जो होगा दोस्त, छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी। अंदर में क्या होगा, इस तरह से छोटी छोटी कोशिकाएं होंगी, ठीक है। ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। अब ये अंदर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं दिख रही हैं, ये जो कोशिका हैं, कोशिकाओं का समूह, बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं को मिला दिया जाए, सभी कोशिकाओं को एक नाम अगर दिया जाए तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाएगा, बीजाणु जन ऊतक कहोगे। क्या कहा जाएगा, बीजाणु जन ऊतक कहा जाएगा। अब ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं ना भैया, इन कोशिकाओं को
बड़ा होने के लिए, क्योंकि यही छोटी छोटी कोशिकाएं बड़ा होकर के क्या बनेंगी, आगे चल के परागकण बनेगा, परागकण का निर्माण होगा। परागकण समझ रहे हो, जैसे लड़कों में स्पर्म बनता है ना 13 साल बाद उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, परागकण बनेगा। अब परागकण बनाना है, अगर हमें परागकण बनाना है तो इस कोशिकाओं को पोषण देना होगा। अब इसे पोषण देगा कौन, इसे भोजन देगा कौन, इसे भोजन देता है टाइपिटम। फिर से आ गया नोटिस पॉइंट, नोट करके लिखना, मैं साइड में हर एक चीज डेफिनेशन के तौर पे देता जाऊंगा, ठीक ना। तो टाइपिटम का काम क्या होता है, टाइपिटम का कार्य पोषण प्रदान करना, किसको किसको, बीजाणुजन ऊतक को, ठीक ना, बीजाणुजन ऊतक को। तो बीजाणुजन ऊतक को क्या करेगा, ये पोषण प्रदान करेगा। अब एक बात सोचिए कि जब इसे पोषण प्रदान किया जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कोशिकाएं बड़ी होंगी। तो अब आइए इसके अगले हिस्से को जानते हैं कि जब कोशिका धीरे धीरे बड़ी होने लगेंगी तो क्या होगा। अब दोस्तों यहां तक आप जान चुके हैं कि टाइपिटम के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको मिलाकर के एक ऊतक बनता है, उस ऊतक का नाम होता है बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। अब इन छोटी छोटी कोशिकाओं को पोषण मिलेगा तो क्या होगा, बड़ी होंगी, छोटी है फिर और बड़ी होंगी, छोटी है फिर बड़ी होंगी, बड़ी से और बड़ी होंगे, इस तरह से बड़ा होता जाएगा। समझ आए मेरी बातें। अब ये जो बड़ा हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, टाइपिटम ने पोषण दिया। पहला काम तो समझ में आ गया टाइपिटम का, क्लियर हो, पूछा जा सकता है कि टाइपिटम के 2 कार्य बताइए, ठीक है। दूसरा कार्य समझना कि सुरक्षा प्रदान भी करता है। अब कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, एक शब्द आता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा की घटना से बचाने के लिए इस कोशिका जो है ना, इसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है, और वो सुरक्षा कवच किस चीज का होता है, याद रखना, सुरक्षा कवच जो होता है वो कैलोज नाम का होता है। किस नाम का, कैलोज नाम का। तो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा कोशिका है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से बड़ा हो गया है, ठीक है। अब जब एक बड़ा हो गया है तो इसको बोला क्या जाएगा, मान लेते हैं जो बड़ा कोशिका आगे चल करके परागकण बनाने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस बड़े वाले कोशिका को कुछ तो नाम दिया जाएगा, तो इसको लघु बीजाणु मात्य कोशिका कहा जाता है। अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल कहते हैं। अब मदर शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि यही माता बनेगा मान लो परागकण बनाने के लिए, यानी यहीं से खेल स्टार्ट होने वाला है। समझ आई मेरी बातें। इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको MMC भी देखने को मिल जाता है। समझ आई मेरी बातें। अब यहां पे देखिए, यम से माइक्रोस्पोर और क्या कहते हैं, यम से मदर और सी से सेल, ठीक है। ऐसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अब इसको थोड़ा सा मैं बाहर निकाल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये जो है इसको व्हाइट कलर में बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, ये द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित का मतलब इसके अंदर केंद्र इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसके बाहर में एक सुरक्षा कवच बनाया जाता है, इसके बाहर में एक सुरक्षा कवच होती है, उस सुरक्षा कवच को कैलोज कहते हैं। और ये सुरक्षा कवच किसके वजह से आया, टाइपिटम की वजह से। टाइपिटम ने इसके बाहर सुरक्षा कवच लगा दिया ताकि प्लाज्मोडेस्मेटा की घटना ना हो। प्लाज्मोडेस्मेटा होता क्या है, देखो, 2 कोशिकाओं के जीव द्रव एक दूसरे में अगर मिलने लगते हैं तो उसे प्लाज्मोडेस्मेटा की घटना कहते हैं, ठीक है। उसे रोकने के लिए होता है, ठीक है। बस इतना समझ लो, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कैलोज लेयर आ जाता है, इतना समझ गए। अब क्या होगा, ध्यान से समझना, इस कोशिका का अब होगा अर्धसूत्री विभाजन। इस कोशिका का इसी बहाने तुम समझोगे लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, इतना इजी है ना भाई कि आप सोच के, इतना इजी है ना भाई कि आपको मजा आ जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहां पे हमने मान लो क्या ले लिया, ये अपना कोशिका ले लिया, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के ऊपर में क्या है, एक सुरक्षा कवच है, और उस सुरक्षा कवच क्या है, कैलोज नाम का। बहुत डिटेल में बता रहा हूं, बहुत ही डीपली। किसी का भी क्या वीडियोस देख लो, भगा के आपको बताएंगे, आप महसूस नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे, आपको डिस्कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसे हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं,
क्या कहते हैं बच्चा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसका क्या होगा बच्चा? अर्ध सूत्री विभाजन होगा, जिसे अंग्रेजी में मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मियोसिस। अब इसका जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका 4 कोशिका में बदल जाती है। कैसे? 1 2 3 4 कोशिका में बदल जाती है और ये अगुणित होती है। एक शब्द याद रखना, जब मैं 2n लिखूं तो समझना द्विगुणित, और n लिखूं तो अगुणित। याद रहेगा, कहीं नोट कर लेना, ठीक है। तो ये जो द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब टूटना, कोशिका होता है ना 1 से 2 में बढ़ जाएगा, फिर 2 से 4 में बढ़ जाएगा, उस तरह से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये एक अकेला कोशिका जब 4 कोशिका में बदल जाती है, ठीक है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं में, 4 नए कोशिकाओं में जब बदल जाती है, तो इसी घटना को लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब समझ आई या नहीं मेरी बात है? ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको 100 में 100% क्लियर हो गई होगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और अभी भी इसके ऊपर में एक लेयर है, दिख रहा है, और लेयर कौन सा है पता है ना? ये कैलोज नाम का लेयर अभी भी इस पे चढ़ा हुआ है। कैलोज नाम का लेयर अभी हटा नहीं है। कैलोज नाम का लेयर हटेगा तभी जाके आगे जाके परागकण बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत, रत्ती भर दिक्कत नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर यहां रत्ती भर दिक्कत नहीं है तो इसे नाम क्या दिया जाए? ठीक है, जैसे इसे हम लोग इस कोशिका का नाम दे रहे हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो इस कोशिका का भी तो नाम होगा ना। इनमें प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक का मतलब किसी एक को, इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, किसी को भी लघु बीजाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु, यानी अंग्रेजी में माइक्रो स्पोर कहा जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? माइक्रो स्पोर। और इसे याद रखना एक और नाम से जाना जाता है, इसी को तुम प्रारंभिक पराग कण भी कह सकते हो, क्योंकि यही आगे जाकर के अब क्या बनाएगा? परागकण। यानी परागकण बनाने के बहुत नजदीक हो तुम, ये कह सकते हो। परागकण बनाने के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर हो तो बता दो। यहां तक कोई दिक्कत? कोई पूछेगा लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, क्लियर हुआ? यहां देखो डेफिनेशन भी दिख रहा होगा, और यहां भी मैं लिख दूंगा कहोगे तो। ठीक है, हाँ लिख दूंगा नोट करके कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 नए लघु बीजाणु, बीजा है ना, आ की मात्रा, बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब बताइए, क्लियर हुआ? अब आप कहोगे ठीक है सर जी, अगर इसके ऊपर में जो कैलोज नाम का लेयर है, कैलोज नाम का जो लेयर है, अगर ये कैलोज नाम का लेयर हटेगा नहीं तो परागकण बनेगा नहीं, तो कैलोज नाम के लेयर को हटाएगा कौन? हटाने वाला भी तो कोई होगा ना गुरु, हटाने वाला भी तो कोई होगा ना। तो यहां पे पहला काम आपने समझ लिया, टैपिटम का क्या होता है? पोषण प्रदान करना। दूसरा काम क्या होता है? कैलोज नाम का एक लेयर चढ़ा देना सुरक्षा के लिए। जब यहां तक आ जाएगा तो अब इसे सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, इस कैलोज को हटाना है। तो हटाने के लिए भी टैपिटम ही एक एंजाइम छोड़ेगा, हटाने के लिए भी टैपिटम एक एंजाइम छोड़ेगा। ठीक है, कैलोज को हटाने के लिए, कैलोज को हटाने के लिए एक लेयर छोड़ेगा, उसका नाम होगा कैलेज। क्या होगा? कैलेज। इतना डिटेल कोई बता दे तो बताना। ठीक है, हाँ, नीट की तैयारी अगर कर रहे हो, नीट लेवल का पढ़ रहे हो, 12th प्लस नीट पढ़ रहे हो, तब तो 100% मिलेगा इतना डिटेल, नहीं तो सपना देखो। समझ रहे हो ना? यहां तक समझ आए?
तो इस कैलेज नाम का एक एंजाइम छोड़ेगा टैपिटम। कैलोज अलग है, कैलेज अलग है, ठीक है। कैलेज नाम का एंजाइम छोड़ेगा और कैलेज क्या करेगा, कैलोज को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, ठीक है। अब जब कैलोज पूरी तरह से, कैलेज क्या करेगा, कैलोज को जब नष्ट कर देगा तो ये चारों जो हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे। चारों क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं, यहां से ध्यान से देखना, यहां से कि जो चारों हैं अगुणित, यही है ना। मान लेते हैं यहां से कैलोज नाम का लेयर हट गया है कैलेज की वजह से, ठीक है। तो अब इन चारों में से किसी एक को पकड़ लेते हैं, एक को हम परागकण बनाते हैं, ठीक है। तो किसी एक को ले लेते हैं चारों में से, ठीक है। इसको ले लिए, इसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं, बीजाणु, तो अंग्रेजी में माइक्रो स्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रो स्पोर कहा जाता है। ये अगुणित है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, अब आप ध्यान से समझना, कोई भी कोशिका है, अभी कोशिका किसका है, पेड़ पौधों का है, पेड़ पौधों का है। हम इंसानों में क्या होता है कि हमारे इंसानों में जो कोशिकाएं होती हैं, इंसानों वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से समझना, इंसानों वाली जो कोशिका होती है, इंसानों वाली कोशिका में क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, नहीं कोशिका भित्ति नहीं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। हम लोगों में, इंसानों में, मानव या जंतु में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल केवल किस में पाया जाता है, पेड़ पौधों में। और किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, कागज जिससे बनता है ना, उसी से, ठीक ना। अब ध्यान से समझना, तो ये जो कोशिका है इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होता है, एक दीवार होता है, एक सुरक्षा दीवार होता है। अब वो कैलोज वाला नहीं जी, पेड़ पौधों वाली कोशिका है ना, तो इसके पास कौन सी होती है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। इसे लघु बीजाणु कहते हैं, यही चारों में से किसी एक को उठा लिया है मैंने। अब आगे देखना, अब टैपिटम का चौथा काम देखो, यही बात तो है, यही सीखना। अगर एक जगह गलत मैं बताऊं, तुरंत आप रिसर्च करो जाके, ठीक है ना। पूरा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के हिस्से को उठा के देखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे बकवासबाजी करने नहीं आया हूं, पूरी तरह से डिटेल में देने आया हूं आपको, समझ रहे हो ना, क्लियर हुआ, ठीक ना। थोड़ा घर की परिस्थिति डाउन होने की वजह से बताया था ना मैंने कि घर की परिस्थिति थोड़ी डाउन चल रही है, घर में तबीयत खराब होना, मेरा भी तबीयत खराब हो गया था। अभी भी आवाज से आपको लग रहा होगा सर्दी जुकाम पकड़ा हुआ है, ठीक है। बुखार भी आ रहा है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। आप साथ मत छोड़ो, ठीक ना। आप भरोसा रखो अपने भाई पे, जब जब आऊंगा तब तब दहाड़ के जाऊंगा, ये गारंटी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, हर किसी को बता डालो कि विजय सर भी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगे, मेरा बताया वो समझ आ रहा है, फील हो रहा है, हर एक चीज क्लियर हो रहा है, तो तुम अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को प्लीज, आपसे वादा करता हूं, आप मेरे से प्रॉमिस करो कि प्लीज इसे शेयर करोगे। शेयर करोगे ना, जरूर करना। समझ आई मेरी बातें, आगे बढ़ता हूं। अब चौथा काम क्या है, ध्यान से समझना कि टैपिटम करता क्या है कि इसके ऊपर एक फिर से लेयर छोड़ता है, वो लेयर कह लो, एंजाइम कह लो, जो भी कह लो, और दो चीज को छोड़ता है, ठीक ना। याद रखना, टैपिटम ही छोड़ता है, इसके ऊपर एक परत और चढ़ा देता है, किसकी, याद रखना, इस पोलेनिन की प्लस लिपिड की, लिपिड 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 यानी वसा, वसा यानी फैट, ठीक ना। समझ आए मेरी बातें। इसके ऊपर दो लेयर चढ़ा देता है, इसके ऊपर भैया, इसके ऊपर क्या करता है टैपिटम, दो लेयर चढ़ा देता है। इस लेयर को मैं किस कलर से कर दूं, नीले हरे रंग से, ठीक है ना। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देता है, और ये लेयर दो लोगों से मिलकर बना होता है। ये लेयर जो चढ़ रहा है इसके ऊपर, ये लेयर किससे मिलकर बना होता है बच्चा, दो लोगों से, दो लोगों से, दो लोगों से, दो लोगों से रे बच्चा, दो लोगों से। कितने लोगों से ये लेयर मिलकर बना होता है, ये लेयर दो लोगों से मिलकर बना होता है। ये लेयर कितने लोगों से मिलकर बना होता है, दो लोगों से। ध्यान से समझना, अंदर में क्या होगा, अभी इसका जो केंद्रक है ना, केंद्रक का विभाजन होगा, वो भी बताऊंगा, पहले सुन लो। दो लेयर से मिलकर बनता है, और इन दो लेयर को ध्यान से समझना, इन दो लेयर को, इन दोनों लेयर को क्या बोला जाता है, किससे किससे मिलकर बना ये लेयर, इस पोलेनिन प्लस लिपिड। अब इसका काम समझो, अब इसका काम समझो।
देखो इस पोरोपोलिलीन का काम क्या होता है, देखो कभी भी देखना परागकण अगर ध्यान से देखो, तो परागकण को अगर आप ध्यान से देखो तो परागकण के ऊपर में नुकीला नुकीलापन ऐसा होता है, बुक में बना हुआ मिलेगा आपको। और ये बड़ा कठोर होता है रे भाई, ये बड़ा कठोर होता है। जैसे यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा परागकण का, ध्यान से देखो, ठीक ना। एडिटिंग के समय मैं यहाँ पे लगा दूंगा चित्र, ठीक ना। अब ध्यान से देखना, दो तीन तरह से परागकण दिखेगा। नुकीला, नुकीलापन में भी दिख सकता है, हल्का ऐसे ऐसे भी दिख सकता है। ये भी कठोर रहेगा, ऐसे उठा हुआ भाग रहेगा, आधा सर्कल टाइप का दिख रहा है, ऐसे 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 कैसे कैसे ऐसे ऐसे, समझ आई मेरी बातें। अब ये नुकीलापन, कठोरता, कठोरता, हार्डनेस कौन प्रदान करता है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन की वजह से क्या होता है, परागकण के ऊपर की जो लेयर होती है, नुकीला नुकीला जो दिखता है, उसकी जो कठोरता होती है किसकी वजह से होती है, स्पोरोपोलेनिन की वजह से, ठीक है। अगला लिपिड का काम क्या होता है, चिपचिपा प्रदान करना। बाहर में क्या रहेगा, चिपचिपा रहेगा, तब ना मधुमक्खी उधमक्खी आएगी बैठे तो उसके पैरवा पे चिपक जाएगा परागकण, तब ना ले जाके मधुमक्खी फीमेल पार्ट पे ले जाएगी, ठीक ना। चिप चिपा, ठीक ना, ये सब यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ मिल जाएगा, ठीक ना। चिंता मत करो, जैसे बता रहा हूँ बस नोट करते जाओ, ठीक ना। अगर इन सारी चीजों का एकदम टॉपर नोट चाहते हो तो बस थोड़ा सा सब्र करो, मेरा बहुत ही जल्द क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऐप आप लोगों के सपोर्ट, आप लोग की दुआ से बन करके रेडी हो रहा है, और जल्द ही प्ले स्टोर पे वो लॉन्च होगा। इतना मजा आएगा, इतना बेहतर बेहतर चीजें वहां मिलेगी ना, मैंने बोला ना कि वो करूंगा आपके लिए जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना बेहतर तैयारी, समझ रहे हो ना, इतनी बेहतर तैयारी जो 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए लेकर के पढ़ा रहे हैं ना दोस्त, और अंदर जाके देख रहे हैं बच्चे तो केवल, अब आगे कुछ नहीं बोलूंगा, समझदारों को इशारा काफी है, ठीक ना। एक एक समय का हिसाब दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि वीडियो 3 घंटे का हो गया, लेकिन जब वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि क्या पढ़ाया गया, हाँ अभी तो केवल टाइप्स चल रहा है, अभी तो केवल नॉर्मल चीजें चल रही हैं। 3 घंटा बीत गया लेकिन अभी पूरा डिटेल चला ही नहीं, कुछ केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है। ऐसा नहीं करूंगा मैं, समझ रहे हो ना, नजरिया बदल दूंगा आप लोगों का 100%। बस आप वीडियो को पूरा फॉलो करो, कोई भी वीडियो देखो ना, फिजिक्स उठा के देखो, केमिस्ट्री उठा के देखो, या फिर बायोलॉजी देख रही हो, बायोलॉजी देख ही रहे हो, समझ रहे हो ना, मैथमेटिक्स देखो, कहीं भी आपको कमी नजर नहीं आएगा। अब फालतू का टाइम पास वाला काम नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो मेरे भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब आप ध्यान से देखना, एक बात और बता देता हूं कि यहां पर इस हिस्से पे ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है, इस हिस्से पे पूरी तरह से नहीं कवर करता है, यहां पे कुछ हिस्सा छूट जाता है, ठीक ना। और यहां पे एक छिद्र दिखता है, इस छिद्र का क्या नाम होता है बता रहा हूं। अब यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, अब यहां तक हो गया ना। लघु बीजाणु होता है, ऊपर में पीला पीला जो डॉट डॉट दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं आप लोग, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल कहते हैं। और इसके ऊपर में कौन सी लेयर आ जाती है, स्पोरोपोलिनिन और लिपिड का, ठीक ना। तो उस लेयर को भी बाद में बताते हैं, ठीक ना, पहले इसे ब्रेक करा देते हैं। तो इसका विभाजन जब होगा तो इसका लघु बीजाणु का विभाजन होता है, ठीक ना। पहले केंद्र विभाजन होता है, केंद्रीय विभाजन, फिर बाद में इसका कोशिका विभाजन होता है, ठीक ना। तो इसका पहले विभाजन कर लेते हैं। तो जब इसका विभाजन होगा तो पहले केंद्र विभाजन होगा, बाद में कोशिका, ठीक ना। कहने का मतलब है कि ये जो केंद्र है बीच में, वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक हिस्सा छोटा होगा और दूसरा हिस्सा साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। समझ आई मेरी बातें, छोटे वाले हिस्से की तरफ की कोशिका थोड़ी छोटी होगी, ये ऊपर वाली कोशिका है, और नीचे वाले हिस्से की तरफ की कोशिका थोड़ी बड़ी होगी, यानी यहाँ पे 2 कोशिका बट गया। कितने कोशिका में बट गया, 2 कोशिका में। और बाहर क्या है, इस तरह से कोशिका भित्ति है, जैसे सेल वॉल कहते हैं, और यहां भी कोशिका भित्ति चढ़ जाएगी, तब ना एक कोशिका ऊपर हो गया, एक कोशिका नीचे हो गया। अब ध्यान से सोचो, ऊपर वाले कोशिका को बोला जाता है जनरेटिव सेल, हिंदी में जनन कोशिका, जनरेटिव सेल, और इसे बोलते हैं कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, ठीक ना, लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो बना है, अब ये जो बना है, अब ये जो बना है दोस्त, ये इसके ऊपर क्या लगा दो, स्पोरोपोलेनिन, और इसके ऊपर कौन सा लेयर चढ़ा दो, स्पोरोपोलेनिन और लिपिड का, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दो,
इस तरह से, और वो लेयर कौन सी होगी, ये लेयर पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होगी, ठीक ना, ये लेयर पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होगी, हल्का सा बच जाएगा यहाँ पे जगह, ठीक ना, खाली जगह। अब ये लेयर किस चीज का है, स्पोरोपोलिनिन का है। स्पोरोपोलिनिन कठोरता प्रदान करेगा ऊपर में, और लिपिड थोड़ा चिपचिपा प्रदान करेगा, ठीक है। अब ये जो बन के निकल के आया, इसके वजह से जो बन के निकल बताया ना, ऊपर में हल्का सा ऐसे नुकीला नुकीला टाइप का रहेगा। नुकीला टाइप रहने के साथ साथ क्या होगा, हल्का चिपचिपा भी रहेगा, हल्का चिपचिपा भी रहेगा। क्लियर है, हल्का भैया चिपचिपा भी रहेगा, और इसे ही बोला जाएगा पराग कण कहेंगे। इसे ही क्या बोला जाएगा, पराग कण कहेंगे। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं, इसे क्या बोला जाएगा बच्चा, पराग कण कहेंगे। अब हमने पराग कण का निर्माण कर लिया, पराग कण का हमने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पराग कण है, ध्यान से समझना, इसका एक और नाम होता है, ये जो पराग कण है ऊपर वाले, ये जो पराग कण का जो ऊपर वाला लेयर है, जो स्पोरोपोलिनिन और लिपिड से बना है, इसे बोला जाता है बाह्य चोल, यानी एक्साइन, ठीक है। और अंदर वाला जो उसका है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल का, उसे बोला जाता है अंतः चोल, इंटाइन कहते हैं, एक्साइन और इंटाइन कहते हैं, ठीक ना, याद रहेगा। और ये जो बीच में छिद्र है, जो मैंने अभी बताया आपको कि बीच में जो छिद्र बचेगा, ये जो बीच में छिद्र दिख रहा है, इस छिद्र को बोला जाएगा जनन छिद्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जनन छिद्र। और ये क्या जो बन के निकला है, ये क्या है, आपका परागकण। तो परागकण का निर्माण मैंने कर दिया। अब ये जो परागकण का निर्माण हो चुका है, ध्यान से समझना, ये जो परागकण भैया बन चुका है आपका, मान लो भाई, ये जो परागकण आपका बन गया है, यहां पे ध्यान से समझना, ये क्या है, आपका परागकण है, परागकण। अभी परागकण क्या करेगा, यहाँ पे परागकण क्या करेगा, बहुभोज में खाना खाने तो आया नहीं है, कुछ काम करेगा। अब परागकण किसी तरह इस वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा के पास। अब इस परागकण को किसी तरह उड़ा करके, परागकण को उड़ा करके, बैठा करके, सुता करके, कुछ करके यहां से यहां ले आना है। तो परागकण को, ये परागकण कहां रहता है, परागकोश के अंदर। ये परागकण कहां मिलेगा, इसके अंदर। ये जो बना होगा इसके अंदर बना होगा, अरे फट जाता है आगे चल करके, ठीक ना, स्फुटन कहते हैं उसे, ठीक ना। तो इस परागकण को आगे ले जा करके हमें कहां बैठाना होगा, वर्तिकाग्र पे। तो अगर परागकण को निकाल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाए, तो इसी घटना को बोला जाता है परागण, यानी पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागण यानी पॉलिनेशन। अब दोस्तों अगले लेक्चर में हम लोग परागण समझे, उससे पहले हम लोग अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे, स्त्री केसर के बारे में समझेंगे पूरा डिटेल, कि स्त्री केसर होता क्या, वर्तिकाग्र का काम क्या होता है, स्टिग्मा यानी क्या, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा का काम क्या होता है, स्टाइल यानी इसका काम क्या होता है, वर्तिका का। फिर अंडाशय क्या है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाया जाता है, इस तरह से इस बीजांड का काम क्या होता है। अब दोस्तों जाते जाते यहां तक बता देता हूं कि अगला हमारा लेक्चर क्या होने वाला है, फीमेल पार्ट पे होने वाला है। फीमेल पार्ट कवर करने के बाद फिर पॉलिनेशन यानी परागण कराएंगे हम लोग, ठीक है। परागण जब हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग बीज बनाना सीखेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अभी तक जितना पढ़ाया हूं, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न भी दिख रहा होगा, आंसर भी दिख रहा होगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर क्या कहते हैं, आप इसे अच्छे से नोट करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चैनल पे जैसे ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं, तो आप लोग के डिमांड पे अगर आप कहोगे, तो मैं लाइव क्लास भी लेना शुरू कर दूंगा। आप लोगों के डिमांड पे अगर आप कहोगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ने के लिए तैयार है सर लाइव क्लासेस में, प्रॉमिस करोगे, वादा करोगे, तो गारंटी के साथ कहता हूं कि लाइव क्लासेस में तबाही मचाऊंगा। जितना देर कहोगे उतना देर पढ़ाऊंगा। इसलिए व्हाट्सएप चैनल से जल्दी जुड़ जाओ। कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।